नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफलाइन क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको हम एक के बाद एक वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आता होगा दोस्तों। तो आज दोस्तों उसी वीडियो की कड़ी में आज हम आपको छंद बताएंगे जो आपके कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्जाम और कक्षा 12 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और छंद की कड़ी में जैसा कि आप छंद के बारे में जानते हैं। छंद है तो छंद की परिभाषा, छंद के प्रकार, छंद में क्या क्या होता है, ये सब और इसके साथ ही साथ छंद में मात्राएं कैसे लगती हैं, ये सब हम आपको बताएंगे दोस्तों। हम आपको ये सब बताएंगे, तो इसलिए छंद से डरना मना है, ध्यान दीजिएगा। तो छंद बता रहे हैं। अब यहां पर देखिए आप, छंद की परिभाषा क्या होगी दोस्तों? छंद की परिभाषा में ऐसी रचना जिसमें अक्षरों की मात्राओं का ध्यान रखा जाता है। उसे छंद कहते हैं। दोस्तों, ऐसी रचना जिसमें अक्षरों की मात्राओं का ध्यान रखा जाता है उसे छंद कहते हैं। और इसके साथ ही अक्षरों की मात्राओं का ध्यान जो बताया गया, जैसे आप पढ़ते हैं, कबीरदास जी के दोहे पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक लय होती है, गति होती है, यति होती है, होती है, लेकिन साथ में उसमें अक्षरों की मात्राओं का ध्यान भी रखा गया है। अक्षरों की मात्राओं का ध्यान कहने का मतलब, किसी में 16 मात्रा मिलेंगे आपको, किसी में 13 और 11 मिलेंगे, ये मिलेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसमें जो आपको मात्रा लगाई हुई मिलेगी, कहने का मतलब दोहा है तो दोहा में आपको 13 और 11 का क्रम मिलेगा। चौपाई है तो चौपाई में आपको प्रत्येक वर्ण के 16 मात्राओं के वर्णों का क्रम मिलेगा। तो दोस्तों यही मात्रा का ध्यान रखा जाता है हमारा किसमें? छंद में। जैसा कि आपने देखा ना, ऐसी रचना जिसमें अक्षरों की मात्राओं का ध्यान रखा जाता है उसे छंद कहते हैं। आप पढ़ते हैं ना कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो 4 चरण है तो 2 पंक्तियों में ही, लेकिन यहां पर यति लगाया गया है। यति क्या होती है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो उसमें जो मंत्रा लगाए जाएंगे दोस्तों, जो मंत्रा लगाए जाएंगे वह मंत्रा एक निश्चित क्रम में है। अर्थात कहने का मतलब 4 चरण होंगे। पहला चरण उसमें 13 मात्रा आपको मिलेगा, दूसरा चरण उसमें 11 मिलेगा, फिर तीसरे में फिर 13 है और चौथे में फिर 11 है। तो दोस्तों वह जो छंद है आपका, वह दोहा है। सॉरी दोस्तों। तो इसमें मैंने आपको बताया यति। पहले हम आपको यति बता देते हैं। दोस्तों, यति का मतलब होता है विराम। विराम अर्थात कहने का मतलब आप ठहराव भी कह सकते हैं, विराम कह सकते हैं, ठहराव भी कह सकते हैं। कहने का मतलब छंद की एक लय होती है, एक गति होती है।
छंद की एक लय होती है, एक गति होती है। आप साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलाते हैं तो आप एक स्पीड में लेकर जा रहे हैं, साइकिल हो, बाइक हुआ, कुछ भी हो, आप एक स्पीड में लेकर जा रहे हैं और कहीं गड्ढा पड़ गया, कहीं ब्रेकर आ गया, आप वहां रुकते हैं कि नहीं? आप जिस स्पीड में जा रहे हैं वो आपकी एक लय है। वैसे ही आप कविता को, काव्य को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी वो एक लय है, एक गति है। लेकिन कहीं पर आपका इस कॉमा के रूप में ऐसे में फिर मिल गया पूर्ण विराम के रूप में, यहां रुकना हुआ कि नहीं? रुकना हुआ ना। जैसे कैसे? जैसे आप गाड़ी चलाते समय, बाइक चलाते समय, कुछ भी चलाते समय आप जब ब्रेकर और गड्ढे को देखकर रुकते हैं तो आप भी तो अपने स्पीड को डाउन किए ना कहीं ना कहीं। वैसे भी जब आप छंद को पढ़ते हैं, छंद को पढ़ते समय जहां हमें रुकना होता है, रुकना होता है, उसी को हम यति कहते हैं। जैसे हम आपको एक लाइन लिख के दिखा दे रहे हैं, पवन तनय संकट संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप। दोस्तों आप देख रहे हैं हम एक यहां पर और एक यहां पर कुछ चिन्ह लगाए हैं, कॉमा पूर्ण विराम लगाए हैं कि नहीं? जब हम इसको पढ़ते हैं, ऐसे तो पढ़ते नहीं है पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं। इसकी जो लय है दोस्तों, लय क्या होती है ये भी आपको हम बताएंगे। तो यहां पर आप जब आप इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पवन तनय संकट हरण, यहां रुके कि नहीं? कैसे पढ़ दिए पवन तनय संकट हरण मंगल? तो इसको पढ़ने का आनंद ही क्या रह गया? इसको ऐसे पढ़ेंगे, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। अब देखिए हमने जिस प्रकार से आपको बताया वो तो इसकी लय हो गई, लेकिन जब हम जहां पर रुके वो आपका यति हुआ, जिसको हम अभी आपको बताए ना, यति विराम अर्थात ठहराव। कहने का मतलब इसकी परिभाषा अब यह क्या निकल कर आएगी दोस्तों? छंद को पढ़ते समय, छंद को पढ़ते समय जब हम कहीं रुकते हैं, कहीं रुकते हैं तो उसे यति कहा जाता है। यति कहा जाता। समझ में आ गई होगी बात दोस्तों। और हमने आपसे बात कही कि लय, लय गति की, हम जिस प्रकार से इसकी स्पीड पकड़ रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, वो हमारी लय है, वो हमारी लय है। जैसे हमने कहा पवन तनय संकट हरण, कहने का मतलब दोस्तों कि कहते नहीं है भैया आपकी लय बहुत बढ़िया है, आपका स्वर बहुत बढ़िया है, आपकी स्पीड बढ़िया है। कहने का मतलब जिस लय में, जिस स्पीड में, जिस गति में हमने इसको पढ़ा वो हमारी लय हुई, प्रवाह हुई, गति हुई। आपके छंद के ही छंद में मिलेगा ये सब। तो हमारी लय हुई, गति हुई, प्रवाह हुई, और जहां पर हम रुक गए उसी को हमने यति मान लिया। आई बात समझ में दोस्तों? तो अब इसके बाद आपका आता है अगला, पाद या चरण। पाद या चरण। पाद मतलब दोस्तों होता है पैर, पाद मतलब होता है पैर, और पैर को ही चरण कहा गया, पैर को ही चरण कहा गया। तो इसमें आप देखते हैं जैसे मनुष्य होता है ना, मनुष्य किस पर चलता है? बिना पैर के मनुष्य चल पाएगा? दोस्तों नहीं चल पाएगा ना। तो जिस प्रकार से मनुष्य, हम यहां पे लिख दे रहे हैं, जिस प्रकार से मनुष्य, जिस प्रकार
से मनुष्य अपने चरणों पर चलता है, वैसे ही छंद भी चरणों में होती है। आई बात समझ में दोस्तों? देखिए मैंने आपको यहां पर एक उदाहरण पहले से ही दे रखा है। क्या? पवन तनय संकट हरण। हम यहां पर रुके तो हमारा ये एक चरण हो गया, समझ गए? फिर हमने पढ़ा मंगल मूर्ति रूप, ये हमारा दूसरा चरण हो गया। आई बात समझ में? फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे राम लखन सीता सहित, ये हमारा तीसरा चरण हुआ। हृदय बसहु सुरभूप, ये हमारा चौथा चरण हुआ। तो दोस्तों आपको ये चरण के बारे में समझ में आया होगा कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने चरणों पर चलता है वैसे ही छंद भी चरणों में होती है। आई बात समझ में? अब यहां पर दोस्तों आप देखेंगे सॉरी दोस्तों, आपका जो छंद होता है किसी भी छंद में कम से कम 4 चरण होने चाहिए। कितने? 4 चरण। 4 चरण होने चाहिए। तो 4 से कम चरण तो किसी छंद में होता नहीं है, 4 से कम चरण किसी छंद में होता नहीं है। और ये 4 चरण आपके कम से कम, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों ये चरण आपको समझ में आया होगा, छंद में मैंने आपको बताया ना, छंद की परिभाषा, यति क्या है, चरण क्या है, गति भी बता दिए हैं। अच्छा दोस्तों देखिए, हम इसी कड़ी में हम आपको एक चीज बताना भूल गए। छंद के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं? छंद के आदि प्रणेता माने जाते हैं पिंगल। कौन है? आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल है, आचार्य पिंगल है, आचार्य पिंगल है। तो दोस्तों इसीलिए छंद जो है, छंद शास्त्र के नाम से तो जाना ही जाता है, इसीलिए पिंगल के नाम से इस छंद शास्त्र को हम लोग पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। इस छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। इस छंद शास्त्र को हम जो है पिंगल शास्त्र भी कहा गया है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तो ये सब हो गया दोस्तों। अब हम आपको गण के बारे में बताएंगे, फिर हम मात्रा के बारे में बताएंगे आपको। पहले हम आपको गण के बारे में बताएंगे, फिर हम आपको मात्रा के बारे में बताएंगे, मात्रा कैसे लगाई जाती है। इतना आपको समझ में आया होगा दोस्तों? अगर समझ में आया है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसके बाद हम आपको गण के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों
दोस्तों छंद में आज हम आपको फिर बताएंगे इसी में गढ़। गढ़, गढ़ का मतलब जानते हैं? गढ़ का मतलब होता है दोस्तों समूह। गढ़ का मतलब होता है समूह। समूह। अब इसमें समूह तो कई रूपों में होता है, किसी भी चीज किसी भी चीज का समूह हो सकता है। हम आपको इस गढ़ के समूह का मतलब, इसमें तीन वर्णों के परस्पर मेल से जो समूह बनेगा उसी को गढ़ कहा गया है। इसमें तीन वर्णों के परस्पर मेल से जो वर्णों का समूह बनेगा उसे गढ़ कहा गया है। जैसे आप देखेंगे जो गढ़ है यहां पर छंद में गढ़ों की संख्या 8 मानी गई है। छंद में गढ़ों की संख्या 8 है। जैसा दोस्तों पहला है यगड़, दूसरा है मगड़, तीसरा है तगड़, इसके बाद है रगड़, पांचवा है जगड़, फिर इसके बाद है भगड़, फिर इसके बाद है नगड़, और इसके बाद है दोस्तों सगड़। अच्छा दोस्तों यहां पर आप देखेंगे हम या के साथ गढ़, मां के साथ गढ़, ता के साथ गढ़, र के साथ गढ़, सबके साथ हम गढ़ लगाए हैं। कहने का मतलब इन्हीं तीन वर्णों के गढ़ों के समूह को हम गढ़ कहते हैं। आपका इसको याद करने के लिए यगड़ के लिए कौन सी मात्रा है, मगड़ के लिए कौन सी मात्रा है, तगड़ के लिए हम कौन सी मात्रा का प्रयोग करेंगे, इसके लिए हम आपको एक सूत्र बताएंगे। जैसा कि आपको पता हो एक सूत्र है यमाता राज भान सलगा। यमाता राज भान सलगा। आप देख पा रहे होंगे यमाता राजभान सलगा जो आप देख रहे हैं या से शुरू है, तो आपके गढ़ का पहला गढ़ क्या है? यगड़ है। या से शुरू है, कितने अक्षर है इसमें? यगड़। आप देखेंगे इसमें 3 वर्ण हैं। अब ये जो तीनों वर्ण हैं, अब यहां से भी हम 3 वर्णों को लेंगे। या से शुरू करेंगे तो हम जाएंगे दोस्तों य माता पर। कहा जाएंगे? य माता पर। जब हमारा ये बनेगा य माता, अब आपसे कोई कहे कि यगड़ की मात्रा लगाइए, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यगड़ की मात्रा के रूप में ये य माता देखा आपने। देखिए दोस्तों अगर हम इसको फिर नीचे लिखेंगे हमारा जगह कुछ कम बचेगा, तो हम यहां देख रहे हैं यमाता की जो मात्रा है हम इसको इधर लिख दे रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या किए? अब इसके बाद हमारा माँ है,